ये हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गुकुड़ सिंह राजपूत द्वारा निर्मित YouTube चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के हिंदी व्याकरण के सत्र में मानक हिंदी वर्तनी किसे कहते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, मानक हिंदी वर्तनी की परिभाषा इस प्रकार। वर्तनी का दूसरा नाम वर्ण विन्यास है। फिर से एक बार सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण यह वाक्य है। वर्तनी का दूसरा नाम वर्ण विन्यास है। शुद्ध वर्तनी के लिए पहली शर्त है शुद्ध उच्चारण करना। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्तनी का दूसरा नाम वर्ण विन्यास है। शुद्ध वर्तनी के लिए पहली शर्त है शुद्ध उच्चारण करना और इसे ही वर्तनी कहते हैं। इसे ही मानक हिंदी वर्तनी कहा गया है। अब उदाहरण के तौर से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे मानक हिंदी वर्तनी को। तो चलिए, उदाहरण इस प्रकार, जैसे यदि हम अक्षर का उच्चारण अक्सर करेंगे। फिर से सुनिए दोस्तों, अक्षर और अक्सर, ये दो शब्द का मैंने अभी यहाँ पर उच्चारण किया इस उदाहरण में, और इसी के माध्यम से आप लोगों को यह मानक हिंदी वर्तनी समझाना है। तो फिर से उदाहरण फिर से सुनिए, जैसे कि यदि हम अक्षर का उच्चारण अक्सर करेंगे तो अक्षर की वर्तनी शुद्ध नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई? मतलब यह कि मान लीजिए यदि आपने उच्चारण अक्सर किया तो लेखन करते समय मानो आपने अक्सर ही लेखन कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अक्सर ऐसा लेखन करने से वह जो वर्तनी होगी वह अशुद्ध हो जाएगी, वो शुद्ध नहीं रहेगी। यदि आप उच्चारण यदि शुद्ध करते हैं जैसे कि अक्षर, तो लेखन करते समय भी आप अक्षर ऐसे ही लिखेंगे तो वह शुद्ध वर्तनी होगी। उच्चारण में भी शुद्धता और साथ साथ लेखन में भी शुद्धता आएगी। लेकिन अक्षर, यह जो आपने उच्चारण किया है और यही उच्चारण यदि अक्सर यदि आप कर देंगे तो उसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर अक्षर और अक्सर इन दो शब्दों के माध्यम से मानक हिंदी वर्तनी को समझने का प्रयास किया। फिर से संक्षिप्त में, अक्षर ऐसा उच्चारण होना चाहिए और लेखन में भी अक्षर यही शुद्ध रहेगा। अक्सर यह मानो उच्चारण में रहा लेकिन लेखन करते समय यदि अक्सर वैसा ही लिखा गया तो वह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह उदाहरण के माध्यम से मानक हिंदी वर्तनी को समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में शुद्ध वर्तनी के लिए ध्यान में रखने की महत्वपूर्ण बातें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहां पर सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, खड़ी पाई वाले व्यंजन संयुक्त वर्ण एक
खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, शैया, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, न्यास, व्यास, स्वीकृत, श्लोक, त्र्यंबक, राष्ट्रीय आदि ये सारे उदाहरण हैं जो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया गया है। अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात अन्य व्यंजन के बारे में लेते हैं। उसमें पहला क और फ के संयुक्ताक्षर जैसे कि पक्का, दफ्तर आदि की तरह बनाए जाए, न कि यहां पर देखिए पक्का, यह प और जो क दिया है उसके नीचे और एक क लगा दिया है। तो इस तरह यदि आप लेखन करते हैं तो वह गलत होगा। इसलिए पक्का जो है वह प फिर आधा क फिर उसको क लग जाएगा और उसको पाई लग जाएगी, पक्का, यह सही रहेगा। लेकिन प फिर क दिया है और उसके नीचे क लगा दिया है और फिर पाई दिया है तो ये गलत रहेगा। इसलिए पहला वाला जो मैंने बताया पक्का, जिसमें प आधा क फिर उसको क और उसको पाई लग गई, तो यही सही रहेगा। अब अन्य व्यंजन में दूसरी महत्वपूर्ण बात ड, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वांग्मय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ वांग्मय में ड जो है उसके नीचे हलन चिन्ह लगाया गया है। आप वीडियो देख रहे होंगे और मेरी बात को सुन रहे होंगे तो यह आपको बराबर समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण लट्टू। अब यहाँ पर लट्टू शब्द भी देखिए, जो बीच वाला ट है उसे हलंत चिन्ह लगाया गया है, नीचे देखिए हलंत चिन्ह लगाया गया है। तो इस प्रकार से और अन्य उदाहरण बुढ़ा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा, तो इसमें इस प्रकार से हलंत चिन्ह लगाकर ही इनका प्रयोग किया गया है संयुक्त अक्षर के लिए। अब इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, उसे श के रूप में नहीं लिखा जाएगा। देखिए मैंने श्र शब्द का उच्चारण किया है। जैसे कि श्रीमती में वो पहले नंबर पर आता है ना श्र, वह श्र। या फिर मानो श्री गणेशाय में जो पहले नंबर पर जो श्री आता है ना, वो श्र का मैंने यहाँ पर उच्चारण किया है। तो श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, इसे श के रूप में नहीं लेखन करेंगे, श के रूप में नहीं लेखन करेंगे। मैं दो बार बोल रहा हूँ। अब उदाहरण के तौर पर आप वीडियो देख रहे होंगे और मेरी बात भी सुन रहे होंगे। तो उदाहरण में यहाँ पर श्रम शब्द जो है, श्रम शब्द यह सही है, लेकिन वही शब्द यदि आपने शम ऐसा यदि लेखन किया तो गलत रहेगा। क्योंकि सही यदि अर्थ समझना है या शुद्ध लेखन के दृष्टि से श्र ही होना चाहिए, श नहीं। इसलिए श्रम यह सही शब्द है, शम यह गलत शब्द है।
तो चलिए अब अन्य व्यंजन में ही महत्वपूर्ण आगे की बात आती है। चौथे नंबर पर हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व। तो चलिए उदाहरण समझ लेते हैं। इसमें पहला उदाहरण है द्वितीय, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा चिन्हित आदि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हलंत जो है, यदि आप वीडियो अच्छे ढंग से देख रहे होंगे और साथ ही साथ सुन भी रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर उदाहरण में जो पहला है द्वितीय, उसमें द जो है उसके नीचे हलन चिन्ह लगाया गया है। साथ ही साथ बुद्धिमान शब्द जो है उसमें भी द जो है उसके नीचे हलन चिन्ह लगाया गया है। चिन्हित, यहाँ पर ह के नीचे हलन चिन्ह लगाया गया है। तो इस प्रकार से संयुक्ताक्षर हलन चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं। अब 5वें नंबर की महत्वपूर्ण बात अन्य व्यंजन में ही, संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुराने शैली में भी लिखे जा सकेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर संयुक्त, विद्या, विद्वान, रुद्ध, अट्ट, द्वितीय, बुद्धि आदि। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर संस्कृत में यह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत में आप यदि इस प्रकार से भी यदि संयुक्त अक्षर लेखन करते हैं तो चलेगा। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए द्वितीय, पहले में मैंने क्या बताया था कि द के नीचे हलन चिन्ह है तो वही सही रहेगा और ऐसे ही लेखन किया जाता है। लेकिन संस्कृत के लिए मानो यही द्वितीय शब्द जैसे कि द और उसके नीचे जो है वह लगा दिया है और उसे पहली पाई जो है वो देकर उसके ऊपर विलांटी लगा दी है, पहली विलांटी। तो इस प्रकार से यह द्वितीय शब्द यहाँ पर बन जाता है। अब इसी में नियम नंबर 2 आता है, जैसे कि क फ के गोलाई अंग को हटाकर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क दिया गया है तो उसके जो उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि मुक्त, पक्का, चक्कर, टक्कर। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो क है तो क की गोलाई वाला अंग जो है, यहाँ पर क का गोलाई वाला जो अंग है उसको हटाकर किस प्रकार से त को जोड़ दिया गया है, इसलिए वह मुक्त, पक्का, चक्कर, टक्कर आदि ऐसे बन गया। वैसे ही फ का, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुफ्त, दफ्तर, आप वीडियो में देख रहे होंगे और साथ ही साथ सुन रहे होंगे तो किस प्रकार से यहाँ फ का जो है गोलाई वाला अंग हटाकर त को जोड़ दिया गया है। इसके कारण यहाँ पर फ से बन गए मुफ्त, दफ्तर आदि। अब इसमें नियम नंबर 3, ट, ड, द, ह हलंत करके किस प्रकार से लिखे जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर से वही उदाहरण देखिए, लट्टू, चट्टान, इकट्ठा, पट्टा, बुढ़ा, लड्डू, शुद्ध, रुद्ध, उद्योग, गद्य, पद्य, खाद्य, प्रसिद्ध, अद्भुत, ब्रह्म, चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ट ट ट
फिर उसके बाद ड, फिर उसके बाद द, इनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म में ह के नीचे हुआ है, चिन्ह में भी ह के नीचे हुआ है। तो इस प्रकार से हलंत का प्रयोग करके यह शब्द लिखे जाते हैं। अब नियम नंबर 4 में संयुक्त वर्णाक्षर के साथ ई की मात्रा का प्रयोग हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर के द्वितीय वर्ण के तत्काल पूर्व किया जाता है। जैसे कि बुद्धि, द्वितीय, चिन्हित, शुद्धि, चिट्ठिया, द्विगुणित, छुट्टिया, सिद्धि। तो इस प्रकार से यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग जो है हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर के द्वितीय वर्ण के तत्काल पूर्व किया गया है। वैसे ही पुराने रूप, मानक रूप, देखिए यहाँ पर मद्दा क्या है समझने के लिए, पुराने रूप और मानक रूप। तो यहाँ पर किस प्रकार से जो पहले प्रयोग में आते थे वो पुराने रूप हो गए और उसके बाद उनको मानक दर्जा दिया गया, मतलब स्टैंडर्ड। मानक बोले तो क्या, स्टैंडर्ड। मानक का मतलब बस ऐसे ही होना चाहिए। तो कुछ पुराने रूप और मानक रूप यहाँ पर दिए गए, आप वीडियो में देख रहे होंगे, स्लाइड में, और मेरी बात को सुन रहे होंगे। तो चलिए पुराने रूप और मानक रूप, इनके उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे और साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण में जैसे कि ट, तो यहाँ पर ट जो है, ट के नीचे ट लगा दिया गया है, जोड़ दिया गया है नीचे। अब यहाँ पर मानो बाण के जैसे चिन्ह करते हुए आगे यही ट, वो मानक कैसे होगा उसको बताने के लिए ट दिया गया है और उसको हलन कर दिया गया है, मतलब उसके नीचे हलन चिन्ह लगाया गया है और फिर बाद में और ट जो है लेखन किया गया है। तो यह मानक रूप है। पुराना रूप कैसा है, ट और उसके नीचे ही ट जोड़ दिया गया है, लेकिन यह पुराना रूप है। लेकिन मानक रूप कैसा है, ट उसके नीचे हलंत चिन्ह और फिर ट, ऐसा लेखन किया गया है। तो वैसे ही और अन्य उदाहरण हैं जैसे कि त। अब यहाँ पर त और उस त को एक आड़ी लाइन छोटी मतलब जोड़ दी गई है। देखिए यह पुराना रूप है उसका, लेकिन अब मानक रूप में आधा त है और वो त को जोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर द्य का है, जैसे कि हम विद्यालय ऐसा लेखन करते हैं। तो बहुत बार देखिए ये पुराना रूप विद्यालय के लेखन में भी प्रयोग होता है और साथ ही साथ अब मानक रूप में इस प्रकार लेखन कर सकते हैं, जैसे कि वह जो द्य है उसको द, उसका हलंत और फिर द का लेखन किया गया है। वैसे ही ध, जैसे कि अभी प्रसिद्ध लेखन करते हैं तो पुराने रूप में आधा ध और उस द को जोड़ दिया गया है, ऐसा लेखन करते थे पुराने रूप में। लेकिन अब मानक रूप में जैसे कि प्रसिद्ध में जो द है वह द लेखन करके उसको हलन कर दिया गया है और फिर उसके बाद ध लेखन किया गया है। तो ऐसे असंख्य जो उदाहरण है यहाँ पर आ सकते हैं। फिर से द के लिए और एक बार, जैसे कि द है उसके नीचे हलन कर दिया गया है और यह भी लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ह, जैसे कि चिन्हित या चिन्ह ऐसा लेखन करते समय यहाँ पर ह के नीचे हलंत लगा दिया गया है। पद्म में जैसे कि वो जो पुराना रूप है उसे यदि मानक रूप में यदि लेखन करना है तो द के नीचे हलंत और फिर म का लेखन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुराना रूप और मानक रूप कैसे है वो अपनी वीडियो के माध्यम से देखा और वाणी के माध्यम से सुनने का प्रयास भी किया, समझने का प्रयास किया।
अब नियम नंबर 5, खड़ी पाई को हटाकर व्यंजन के संयुक्ताक्षर। अब देखते हैं इसका उदाहरण, खड़ी पाई को हटाकर व्यंजन के संयुक्ताक्षर। जैसे उदाहरण में मान लीजिए यहाँ पर ख दिया गया है और उससे बन गया ख्याति, न दिया है उससे बन गया नगण्य, प है उससे बन गया प्यारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से खड़ी पाई को हटाकर व्यंजन के संयुक्ताक्षर तैयार किए गए हैं। जैसे कि अभी ख है तो ख में जो खड़ी पाई मतलब जो खड़ी रेखा दी गई है उसे हटा दिया गया है और वह य को जोड़ दिया गया है, इसलिए ख से बन गया ख्याति। वैसे ही न जो है उसकी भी न की जो खड़ी पाई दी गई है खड़ी रेखा न के बाद, तो वह खड़ी रेखा हटा दी गई और नगण्य शब्द लेखन करते समय वो जो न है वो य को जोड़ दिया गया है। वैसे ही प से वो प्यारा शब्द ऐसे बना है। तो चलिए इसमें और आगे के नियम में 2 नंबर पर आता है विभक्ति चिन्ह। अब देखते हैं विभक्ति चिन्ह में क्या नियम है। तो उसमें पहला, हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम ने राम को राम से तथा श्री ने श्री को श्री से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी के जो विभक्ति चिन्ह है सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाए ऐसे कहा गया है। इसलिए देखिए यहाँ पर राम संज्ञा जो है तो यहाँ पर ने जो है वो सटकर लिखा नहीं है, राम शब्द ऐसे लिखा हुआ है और उस शब्द से हटकर थोड़ा ने शब्द लिखा है। वैसे ही राम को, तो यहाँ पर यह भी राम संज्ञा है और इस संज्ञा शब्द में को जो है वो पृथक मतलब अलग लेखन किया है। वैसे ही राम से यह अलग लेखन किया है। वैसे ही श्री ने श्री को श्री से। तो इस प्रकार से यह पृथक लिखने की जो प्रथा है विभक्ति चिन्ह की वो हमने यहाँ पर समझ ली। अब दूसरे नंबर पर सर्वनाम शब्दों में चिन्ह प्रतिपादिक के साथ मिलाकर लिखा जाए। देखिए संज्ञा में पृथक करके मतलब अलग करके हटकर लेखन करते हैं, तो यहाँ पर सर्वनाम में सटकर मतलब जोड़कर लेखन करते हैं। तो देखिए उदाहरण में जैसे कि उसने, उसको, उस पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उसने ये पूरे से सटे हुए हैं, जो ने है ना ने उसे अलग लेखन नहीं किया है। जैसे संज्ञा में क्या कहा था कि उसे अलग लेखन करना है, संज्ञा से अलग लेखन करना, लेकिन सर्वनाम में वह ने जो है ना वो सट कर लेखन करते, इसलिए उस मान लीजिए और ने जो है वो अलग लेखन नहीं किया है, यहाँ पर जोड़कर लेखन किया है उसने। तो सर्वनाम में इस प्रकार से साथ मिलाकर यह लिखा जाता है उसको। तो यहाँ पर भी को साथ में मिला है, उस पर या पर जो शब्द है वो भी उस शब्द को जुड़ा हुआ है, साथ में मिलकर लिखा गया है। अब तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण बात नियमों में, सर्वनामों के साथ यदि 2 विभक्ति चिन्ह है तो उनमें तो पहला मिलाकर और दूसरा पृथक मतलब अलग या फिर हटकर लिखा जाए। तो देखिए उदाहरण के तौर पर उसके लिए, इसमें से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, अब यहाँ पर 2 विभक्ति चिन्ह है, इसलिए पहला विभक्ति चिन्ह जो है के वह सटकर लिखा है और दूसरा जो है वह उसे हटकर मतलब पृथक लिखा है लिए। तो इसलिए उसके लिए ऐसा हो गया। वैसे ही इसमें यहाँ पर में जो है देखिए वो सटकर लिखा है, वो पहले नंबर पर आया है, लेकिन से दूसरे नंबर पर आया है इसलिए उसे पृथक लिखा गया है, इसलिए
आप वीडियो देख रहे होंगे और मेरी बात यदि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। इसमें में पहला विभक्ति चिन्ह इसलिए सटकर और से दूसरा है इसलिए उसे अलग लेखन किया गया, इसलिए इसमें से ऐसा लेखन हुआ। अब चौथे नंबर का नियम विभक्ति चिन्ह के इसमें ही सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही तक आदि का प्रयोग निपात हो तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए। देखिए उदाहरण के तौर पर समझेंगे आप यहाँ पर आप ही के लिए मुझ तक को, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही तक आदि का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये विभक्ति को पृथक लिखा गया है। देखिए दोस्तों आप ही, अब आप ही ऐसे नजदीक ही आपको जोड़कर नहीं लिखा गया है, आप लिखा गया है फिर उसके बाद में ही लिखा गया है। वैसे ही मुझ तक को, यहां पर भी देखिए मुझ तक ये शब्द पूरा सटकर नहीं लिखा है, तक जो शब्द है ना मुझ शब्द से अलग हटकर पृथक लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ही के लिए मुझ तक को, ये उदाहरण हमने यहाँ पर समझ लिए। अब तीसरा नंबर जो है क्रियापद के विषय में जो मानक वर्तनी है वो इस प्रकार, संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक लिखी जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पढ़ा करता है, जाया करता है, जा सकता है, साथ ही साथ कर सकता है, किया करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहा है या बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से क्रियापद में संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत जो क्रियाएं हैं वो पृथक पृथक मतलब अलग अलग लिखी गई है। जैसे कि अब पढ़ने की क्रिया पढ़ा करता है, पढ़ना करना है मतलब होना, तो इस प्रकार से पढ़ा अलग करता अलग है अलग। जाया करता है, हाँ? अब देखिए जाया बोले तो मानो जाना या गया, करता करना, हाँ? है। तो किस प्रकार से यहाँ पर देखिए संयुक्त क्रियाओं में जो सभी अंगभूत क्रियाएं आई है वो ऐसे सटकर लिखी नहीं है, वह सारी पृथक पृथक मतलब अलग अलग लिखी गई है। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण तैयार हुए हैं, जा सकता है, कर सकता है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब चौथे नंबर पर हाइपन योजक चिन्ह। तो देखते हैं हाइपन में सबसे पहले नंबर पर हाइपन मतलब योजक का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है। योजक चिन्ह का विधान जो है, योजक चिन्ह जो है वो विधान स्पष्टता के लिए किया जाता है। दूसरा, द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइपन योजक चिन्ह रखा जाए। जो द्वंद्व समास होता है उसके बीच में छोटा योजक चिन्ह हाइपन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ही देख लेते हैं द्वंद्व शब्द के बीच में किस प्रकार से हाइपन देते हैं। जैसे कि उदाहरण में राम लक्ष्मण, शिव पार्वती आदि। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राम शब्द लेखन किया है और उसके बीच में हाइपन मतलब योजक चिन्ह छोटी आड़ी रेखा जो है खींची हुई है और फिर उसके बाद में लक्ष्मण शब्द लेखन किया गया है। वैसे ही शिव शब्द लिखा गया है दूसरे उदाहरण में और उसके बीच में योजक चिन्ह हाइपन दिया गया है और फिर पार्वती शब्द लेखन किया गया है। इस प्रकार लेखन होना चाहिए। तीसरे नंबर में हाइपन में ही तीसरे नंबर में सा, जैसा आदि से पूर्व हाइपन रखा जाए। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि तुम सा। अब देखिए तुम यह शब्द लेखन किया गया है, उसके बाद हाइपन दिया गया है, फिर सा शब्द लिखा गया है। तो किस प्रकार से यहाँ पर राम जैसा, यहाँ पर राम
शब्द लेखन किया गया है, फिर उसके बाद हाइपन दिया गया है, फिर जैसा शब्द का लेखन किया गया है। वैसे ही चाकू से, यहाँ पर भी देखिए चाकू शब्द है, फिर उसके बाद हाइपन है, फिर से शब्द का प्रयोग किया गया है, जो से शब्द से पूर्व हाइपन दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ पर समझी। अब हाइपन में ही चौथी महत्वपूर्ण बात, द्विरुक्त शब्द में हाइपन दिए जाते हैं। द्विरुक्त बोले तो जैसे कि बार बार वही शब्द आता है या फिर 2 बार आता है, द्विरूप बोले तो, बराबर कि नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आगे आगे, तो यहाँ पर देखिए आगे आगे शब्द में भी पहला आगे शब्द जो है उसके बाद हाइपन दिया गया है और फिर बाद में और आगे शब्द लेखन किया गया है। वैसे ही दूसरा उदाहरण खी, इसमें देखिए पहला खी में के बाद हाइपन दिया गया है, फिर दूसरा खी लेखन किया गया है। वैसे ही कच कच, जगह जगह आदि, इस प्रकार से द्विरुक्त शब्द में भी ऐसे हाइपन योजक चिन्ह जो है वह लिखे जाते हैं या लिखे जाने चाहिए। अब यहाँ पर हाइपन में ही 5वें नंबर पर अन्य और अन्य शब्द समझने का प्रयास करेंगे। इसमें भू स्वामित्व, भू सर्वेक्षण, कम से कम, मन ही मन। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से अन्य उदाहरणों में यहाँ पर हमने भू स्वामित्व, इसमें भू शब्द है और उसके बाद हाइपन दिया गया है, फिर स्वामित्व लेखन किया गया है। भू सर्वेक्षण, इसमें भी भू शब्द लेखन किया गया, फिर हाइपन दिया गया, फिर सर्वेक्षण लेखन किया गया। वैसे ही कम शब्द लेखन किया है, फिर उसके बाद में हाइपन दिया गया, फिर से लेखन किया गया, फिर हाइपन दिया गया, फिर कम, तो इससे बन गया कम से कम, हाइपन देते हुए। वैसे ही मन ही मन, मन शब्द के बाद में हाइपन, फिर ही शब्द, फिर हाइपन, फिर मन, और इससे बन गया मन ही मन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर हाइपन तक, मतलब जैसे कि खड़ी पाई वाले व्यंजन, मानक हिंदी वर्तनी में खड़ी पाई वाले व्यंजन 1 नंबर पर, उसमें कैसे नियम होंगे, फिर विभक्ति चिन्ह में कैसे नियम होंगे, फिर 3 नंबर पर क्रियापद में कैसे नियम होंगे, और 4 नंबर पर हाइपन या योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा, यह हमने मानक हिंदी वर्तनी के अनुसार समझने का प्रयास किया। आज के इस सत्र में हमने मानक हिंदी वर्तनी में वर्तनी की परिभाषा, उसका उदाहरण, साथ ही साथ शुद्ध वर्तनी के लिए ध्यान में रखने योग्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वह 4 बातें जो उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझ ली। 4 बातों के अंदर और ढेर सारी बातें हमने समझी, लेकिन मुख्य रूप से 4 बातें, जैसे कि फिर से दोहरा दूँ, खड़ी पाई वाले व्यंजन, पहली बात, विभक्ति चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं, क्रियापद कैसे प्रयोग करते हैं, हाइपन कैसे प्रयोग करते हैं, ये 4 बातों को हमने नियमों के साथ समझा। अब यहाँ पर ये सत्र तो हम समापन कर रहे हैं, लेकिन अगले सत्र में हम मानक हिंदी वर्तनी में जो 5वां और 6 नंबर का मद्दा बाकी है उसको अगले सत्र में देखेंगे। तो 5वें नंबर पर जो मद्दा है वह अवयव है, और 6 नंबर पर श्रुति मूलक शब्दों का भी प्रयोग कैसे करते हैं, तो इनको हम अगले सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम समापन करते हैं यह सत्र का। समापन में जाते जाते फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को जाते जाते नमस्ते, और साथ ही साथ मेरे सभी अध्यापक वृंद को भी नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।